नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश महरिया भारतीय संविधान की इस संपूर्ण श्रृंखला में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं अनुसूची 8 के बारे में। जी हाँ, अनुसूची 8। अनुसूची 8 अपने आप में अलग ही विशेषताएं समाहित किए हुए है, क्योंकि अनुसूची 8 में उल्लेख किया गया है भाषाओं का। जी हाँ, मान्यता प्राप्त भाषाएं अनुसूची 8 में हैं। देखिए दोस्तों, समय समय पर आपको पता होगा अनेक राज्य जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है उनको मान्यता प्राप्त भाषाओं का दर्जा देने की मांग की जाती रही है। उनमें से अपनी एक जो भाषा है वो है राजस्थानी। राजस्थानी को भी बहुत सी बार जो है मान्यता प्राप्त भाषा का दर्जा देने की मांग की गई है और बार बार कहा गया है कि इसे भी अनुसूची 8 में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन राजस्थानी भाषा को अनुसूची 8 में शामिल नहीं किए जाने के अनेक कारण हैं। उसमें सबसे जो प्रमुख कारण यही है कि राजस्थानी भाषा प्रॉपर रूप से संपूर्ण राजस्थान में नहीं बोली जाती है। सिर्फ एक समुदाय विशेष के द्वारा ये भाषा वर्तमान में अधिक प्रचलन में है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो हमारे राजा महाराजा थे या राजपूत जो समुदाय था, वही लोग प्रॉपर जो राजस्थानी हैं वर्तमान में प्रयोग में लेते हैं। अब वहाँ पे भी ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। हमारे राजस्थान में यदि बात करें तो हमारे यहाँ रीजनल क्षेत्रीय भाषाएं अधिक हैं। आप देख लो, राजस्थान के अंदर शेखावाटी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी, मारवाड़ी, ठीक है, तोरावाटी, और आप जैसे ही आप उधर जाएंगे जालोर की तरफ और बाड़मेर की तरफ और जैसलमेर की तरफ, तो भाषा में परिवर्तन होता रहता है। आप हनुमानगढ़ गंगानगर की तरफ जाएंगे तो आपको पता है गंगानगर के ऊपरी अधिकांश क्षेत्र में पंजाबी भाषा बोली जाती है। तो देखिए दोस्तों, इसी कारण हमारी जो राजस्थानी जो भाषा है राजस्थान की, उसे अनुसूची 8 में स्थान अभी तक नहीं मिल पाया है। और एग्जाम में सवाल भी यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी भाषा अनुसूची 8 में शामिल नहीं है। क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, सभी लोग सोचते हैं कि राजस्थानी भाषा जरूर अनुसूची 8 में होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसा सवाल आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो इसका उत्तर देने के लिए आप तैयार रहिए। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं अनुसूची 8 के बारे में। अनुसूची 8 में यदि मैं बात करूं, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। वर्तमान संविधान में अनुसूची 8 में आपका 22 भाषाएं हैं, अर्थात 8 भाषाएं नई जोड़ी गई हैं। इसी के बाद में यदि मैं बात करूं आपके अनुसूची 8 से संबंधित अनुच्छेदों की, तो अनुच्छेद 244(1) और अनुच्छेद 351 का संबंध अनुसूची 8 से है। और भी हम अनुसूची 8 के बारे में अनेक विशेषताओं के ऊपर अभी बात करने वाले हैं। कब कौन सी भाषा जुड़ी? सबसे पहले सिंधी जुड़ी, उसके बाद में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जुड़ी, फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इस प्रकार टोटल 8 भाषाएं यहाँ जोड़ी गई थी। अब मैं यदि बात करूं तो देखिए दोस्तों, आगे जो अनुसूची 8 के अंदर काफ़ी विस्तृत रूप से बताया गया है। मैंने एक ट्रिक के बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से 22 की 22 भाषाओं को याद करने की ट्रिक बनाई है, जिससे आपको पूरी 22 भाषाएं आसानी से याद हो जाएं। तो क्या आप तैयार हैं याद करने के लिए? तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारी आज की हेडिंग है दोस्तों अनुसूची 8। अनुसूची 8 में भाषाएं, और जिन्हें हम क्या कहते हैं, मान्यता प्राप्त भाषाएं। क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ भाषाएं तो बहुत सारी, जैसे मैंने अभी राजस्थान के संदर्भ में बात की, बहुत सारी भाषाएं मैंने आपको बताई। हमने शेखावाटी से शुरू करके पूरा गंगानगर उत्तर तक वापस पूरा राजस्थान का राउंड मार के आ गए। तो देखिए दोस्तों, मान्यता प्राप्त भाषाएं
अब यहां से जो सवाल बनते हैं वो हम देखेंगे। देखो, मूल संविधान में कितनी थी? 14। यदि बात करूं मैं वर्तमान संविधान में, तो कितनी होंगी? 22। अर्थात कितनी नई जुड़ी? 8 भाषाएं नई जोड़ी गई। देखिए दोस्तों, कई बार सीधा आपसे पूछ लेता है कि अनुसूची 8 में नई जोड़ी गई भाषाओं की संख्या है, 8 होगी, क्योंकि संविधान संशोधन के द्वारा 8 भाषाएं जोड़ी गई। इसको हम क्या कह सकते हैं? आपका सवाल वो पूछ भी सकता है कि संविधान संशोधन द्वारा 8 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है दोस्तों, अब यहां मैं आपको बता दूं कि अनुसूची 8 से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अनुसूची 8 से संबंधित अनुच्छेद, एक तो आपका अनुच्छेद 244 एक है, और एक आपका अनुच्छेद 351 है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 244 जो बात कहता है वो आपको सीधा बता दूं। यहां प्रावधान किया गया है राजभाषा आयोग का कि राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ पर एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा 5 वर्ष पर, फिर 10 वर्ष के पश्चात पुनः इसका गठन किया जाएगा। तो संविधान में इस प्रकार का उल्लेख था, लेकिन जो राजभाषा आयोग गठित किया जाएगा उस राजभाषा आयोग में जो सदस्य होंगे वे अनुसूची 8 में मान्यता प्राप्त भाषाओं के जो विशेषज्ञ हैं उन्हें उस आयोग में सदस्य बनाया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको ये पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण याद रखना है कि अनुच्छेद 244 एक का संबंध क्यों है। अनुच्छेद 244 एक का संबंध इसीलिए है कि राजभाषा आयोग का जो गठन किया जाता है उस राजभाषा आयोग में जो सदस्य होते हैं वे अनुसूची 8 में मान्यता प्राप्त भाषाओं के विशेषज्ञ होंगे, वही वहां पर सदस्य होंगे। अनुच्छेद 351, इसमें साफ साफ कहा गया है कि भारत सरकार का यह दायित्व होगा कि वो हिंदी का प्रचार प्रसार करे, आम बोलचाल की भाषा के रूप में इसका विस्तार करे, सभी भाषाओं का समावेश करते हुए हिंदी भाषा का विस्तार किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जो यहाँ बात करने वाले हैं वो जो ये नई 8 भाषाएं जुड़ी गई हैं इनको याद करना है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सबसे पहली जो भाषा जोड़ी गई वो कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। तो आपसे यहां पूछ भी सकता है कि भारतीय संविधान में सबसे पहली भाषा जोड़ी गई कौन सी जोड़ी गई थी संविधान संशोधन के द्वारा? सिंधी। ठीक है, या भारतीय संविधान में जोड़ी गई 15वीं भाषा थी, कौन सी थी? सिंधी, अनुसूची 8 के अंतर्गत। इसके बाद में हम बात करें 92वां संविधान संशोधन, नहीं, पहले 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। 3 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई दोस्तों? देखो, कोंकणी, मणिपुरी,
और नेपाली। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको कह सकते हो कि 15वें 16वीं भाषा कोंकणी जोड़ी गई, 17वीं मणिपुरी जोड़ी गई और 18वीं नेपाली जोड़ी गई। इसके बाद में हम बात करें 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब 19वीं भाषा ये जोड़ी गई, 20वीं ये जोड़ी गई, 21वीं ये जोड़ी गई, 22वीं ये जोड़ी गई। देखिए दोस्तों, यहां आपको जो चीज याद करने योग्य है, जो समझने योग्य है, जहां से आपके हमेशा सवाल बनता है वो यही है कि किस संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो सबसे पहले सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। उसके बाद में 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, जिसको हम कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली के रूप में याद रखते हैं। तीसरा है 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली के रूप में 4 भाषाएं जोड़ी गई। अब पहले मैं आपको यहाँ एक ट्रिक बता देता हूँ इनके बारे में कि इनको कैसे याद रखना है। देखिए, इन्हें तीनों भाषाओं को याद रखने की ट्रिक है कॉमन, और इन भाषाओं को याद रखने की ट्रिक जो है, इसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं बोडो मैस। देखो, बोडो मास एक आपका जो है मैथमेटिक्स का एक रूल होता है, उसके रूप में भी आप याद रख सकते हैं। और वैसे याद नहीं रखते तो आजकल आपको पता है मच्छर बहुत खाते हैं गर्मियों के दिनों में, तो बेसिक सी बात है, आप जब ओडोमोस जब लगाते हैं तो उससे क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है मच्छरों से। ठीक है, तो आप जनरली याद रख सकते हैं क्या है? ओडोमोस। तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा वहां पर क्या है? बोडोमोस, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, मैथमेटिक्स जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने 11th 12th में मैथमेटिक्स थी, तो वो याद रखें क्या है? बोडोमोस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां के बाद में अब इनकी जो क्रम संख्या है संविधान में, यही क्रम संख्या नहीं है दोस्तों। इनकी क्रम संख्या में बदलाव है। इसका कारण है कोंकणी ऊपर चली गई, ठीक है, नेपाली ऊपर चली गई, सबसे आखिरी जो भाषा है वो है उर्दू। 22वें नंबर पर संविधान में यदि किसी भाषा का उल्लेख है तो वो है उर्दू। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? देखिए दोस्तों, जब भी अनुसूची 8 में किसी प्रकार की भाषा को जोड़ा जाता है तो उनके क्रम का निर्धारण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया जाता है। उसके अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पुनः सांख्यांकित किया जाता है भाषाओं को, यानी कि जितनी बार भी भाषाएं जुड़ेगी उनका क्रम पुनः निर्धारण किया जाएगा, जो हम अंग्रेजी वर्णमाला अर्थात अल्फाबेटिकली। ठीक है, जैसे ए से लेकर जेड तक ये अंग्रेजी वर्णमाला है, इसके अनुसार इन भाषाओं को पुनः सांख्यांकित किया जाता है। इस हिसाब से सबसे पहली जो भाषा है वो है असमिया, क्योंकि ए पर आती है, और सबसे आखिरी जो भाषा है वो है उर्दू। यानी कि नंबर 1 पर कौन सी है? असमिया, और नंबर 22 पर कौन सी है? उर्दू। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, देखिए इसीलिए मैंने जो ट्रिक भी लिखी है वो इसी प्रकार लिखी है, जो जिस वर्णमाला में पहले है वो भाषा पहले जोड़ी हुई मानी जाती है। अगर हमने तीनों भाषाएं साथ में जरूर जोड़ी, लेकिन पहले कोंकणी, फिर मणिपुरी, फिर नेपाली, तो ट्रिक भी उसी प्रकार से बनानी है, कॉमन। इसी प्रकार बोडो मैस, यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, आपकी जो ये 4 भाषाएं हैं ये भी यहाँ पर जुड़ी गई है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी समझ में आया होगा, क्योंकि साथ में जैसे बोडो है तो बोडो से सीधा बोडो से बोडो, बो से बोडो और डो से डोगरी, मैं से मैथिली और सह से संथाली। क्लियर हो गया होगा।
अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा मैंने आज जैसे आपको भी बताया कि हमारे इससे भाषाओं से बहुत सी बात सीधे सीधे सवाल हमारे आते हैं, इतना कोई टफ नहीं आता है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सवाल आते हैं। आपको मैनली ये याद रखना है कि ये सब किस संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जुड़ी गई, क्योंकि सीधा सवाल पूछता है 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किस भाषा को नहीं जोड़ा गया था। दैट्स इट। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा किस भाषा को नहीं जोड़ा गया। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, ईयर भी याद रखना है। ठीक है। अब अगर आप इधर भी कंफ्यूज जाते हैं तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। देखिए कैसे, इसको ऐसे याद रखना है आपको। देखो ये तो याद रखना ही पड़ेगा 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। लेकिन जैसे ही आपको ये पता है 1967 है, आखिरी वर्ष क्या है, आखिरी जो वर्ड क्या है 7, तो यहां क्या आ जाएगा 71वें संविधान संशोधन 1992। 71वें संविधान संशोधन 1992, आखिरी के दो वर्ड क्या है 92, तो कौन सा संविधान संशोधन हो गया 92वां संविधान संशोधन 2003। देखो दोस्तों, इस क्रम को आप 2-3 बार निर्धारित करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। देख लीजिए भले आप 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 के द्वारा सिंधी भाषा जुड़ी गई, तो आखिरी शब्द क्या है 7। तो अब आप यहाँ कंफ्यूज होंगे कौन सा था कि 61वां था, 71वां था, 72वां था, ऐसे कुछ मन में आता है। लेकिन आपको सीधा आप जब 7 आएगा तो आपको पता है 71वां, 21वें के बाद 71, एक एक होगा। सीधा आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक क्लिक हो जाएगा। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जुड़ी। अब आखिरी में किस सन में जोड़ी 1992 में, कि भाई तीसरा संविधान संशोधन कब कौन सा था कि 92वां। 2 शब्द यहां से उठा के सीधे ले जाओ। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कितनी भाषाएं जुड़ी गई, 4 भाषाएं। देखिए पढ़ने का अपना अपना अलग कंसेप्ट होता है। हो सकता है मेरे द्वारा बताया गया कंसेप्ट किसी को अच्छा लगे, किसी को ना लगे, लेकिन रिमेंबर करने के लिए हमें अपने खुद के कंसेप्ट बनाने चाहिए। अगर नहीं है तो दूसरे के कंसेप्टों को ग्रहण करना चाहिए, जिससे हम काफ़ी लंबे समय तक विषय वस्तु को याद रख सकते हैं। दोस्तों, आप किसी भी विषय वस्तु को इतना ज़्यादा रट नहीं सकते। आप कितना रटेंगे, 1 पेज, 2 पेज, 10 पेज, 20 पेज, 100 पेज रट लेंगे एक सब्जेक्ट के, फिर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आपके एग्जाम में, तो आपको कंसेप्ट से समझना है। पढ़ना तो पड़ेगा ही सही, लेकिन यदि आपने वहाँ कंसेप्ट के साथ पढ़ाई की है तो आपको एग्जाम में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्तों। तो फटाफट से आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं इन 22 भाषाओं को याद करने की ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप इसे आसानी से याद कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो पहली ट्रिक है, अब बोडो गुजर हिंदी कन्नड़ कश्मीर को, अब बोडो गुजर हिंदी कन्नड़ कश्मीर को, आपको 2-3 बार दोहराना है, आपको सारी भाषाएं याद हो जाएगी। देखिए ऐसे असमिया, वैसे बंगला, बो से बोडो, डो से डोगरी, गुजर से गुजराती, हिंद से हिंदी, कन्नड़ से कन्नड़ भाषा, कश्मीर से कश्मीरी, इसी के साथ को से कोंकणी। को से कोंकणी कितनी होगी दोस्तों, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाषाएं आपने इस एक ट्रिक के माध्यम से पूरी की पूरी याद
कर ली हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे दूसरी ट्रिक की। मैथी मल मणि मराठी ने। ट्रिक नंबर 2 मैं यहां पर लिख रहा हूं नीचे की तरफ, यहां पर नंबर 2 ट्रिक। मैथी मल मणि मराठी ने। 3 टुकड़ों में मैंने ट्रिक को बांटा है, क्योंकि दोस्तों किसी भी विषय वस्तु को आप जितना टुकड़ों में बांट के पढ़ेंगे उतनी ही ज्यादा अच्छे से वो आपको याद होगी। तो मैथी मल मणि मराठी ने, तो अब देखिए यहां पर आप 9 हो गई। नंबर 10 की हम बात करें, मैथी। मैथी से क्या हो जाएगी, मैथिली। मल से मलयालम। मणि से मणिपुरी। मराठी से मराठी। और 14 नंबर ने से नेपाली। अब इसके बाद में जो नंबर 3 जो ट्रिक है उसको मैं यहां लिखता हूं। नंबर 3 जो ट्रिक है, ओढ़ी पंच संस्कृति। देखो दोस्तों, तीसरे नंबर की जो ट्रिक है वो है ओढ़ी पंच संस्कृति संत सिंधी ने। संत सिंधी ने। अब देखो 15वें नंबर पर ओडी से ओडिशा, ओडिसी, ओडिया, सॉरी 15 ओडी से ओडिया। 16 पंज से पंजाबी। 17 अगर बात करें संस्कृति से संस्कृत। अगर बात करें 18 संत से संथाली। इसके बाद में नंबर 19 यदि हम बात करें सिंधी, तो आपकी सिंधी हो ही जाएगी। अब देखो दोस्तों, यहां तक आपकी 19 भाषाएं पूरी हो गई। इसके बाद में आखिरी में है ततेऊ। क्या है, ततेऊ। यानी कि नंबर 20 तमिल, नंबर 21 तेलुगु, नंबर 22 उर्दू। तो देखो दोस्तों, अब बोडो गुजर हिंदी हिंद कन्नड़ कश्मीर को मैथी मल मणि मराठी ने, मैथी मल मणि मराठी ने, ओडी पंच संस्कृति संत सिंधी ने, आखिरी में ततेऊ। देखिए दोस्तों, ये मैंने अपने याद करने के हिसाब से बना रखी है। 22 भाषाएं मुझे इसी प्रकार से याद होती हैं। यदि आप इससे भी कोई बेहतरीन ट्रिक या आप किसी अन्य माध्यम से याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके पास इतना समय नहीं है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने ये पूरी की पूरी 22 भाषाएं मैंने लिख दी हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें हमें नाम से मालूम पड़ रहा है कि वो कहाँ बोली जाती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो, जैसे अभी बोडो। आपको बोडो अधिकतर आपको मैं कहूँ J&K जम्मू कश्मीर और आपका जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है।
अब असमिया असम में, बंगला जो है बंगाल में। अभी अगली बात करें डोगरी, तो जो डोगरी भाषा है ये भी आपका, देखिए दोस्तों, डोगरी जो आपका जम्मू कश्मीर में, असम में, आसाम में, बंगाल, बोडो ये बोली जाती है आपका असम और बंगाल में। अब देखो दोस्तों, गुजराती गुजरात में, हिंदी अपन जो है सामान्य आप जानते हैं, उत्तर भारत में आपको जो है सभी स्थानों पर उत्तर भारत के अंदर आपको पता है हिंदी बोली जाती है। इसके बाद में कन्नड़ आपको पता है कर्नाटका में बोली जाती है, कश्मीरी आपको पता है कश्मीर में बोली जाती है, कोंकणी, देखिए दोस्तों अपन जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो अपन पढ़ते हैं कोंकण तट पढ़ते हैं, यानी कि भारत का जो पश्चिमी तट है उसमें कोंकण तट नाम से स्थान है। तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि कोंकणी जो भाषा है वो आपका गोवा और आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें मैथिली, तो मैथिली जो है बिहार में बोली जाती है, बिहार का जो कुछ क्षेत्र है वो मैथिली बोलता है। मलयालम आपको पता है केरल व लक्षद्वीप, मणिपुरी, मणिपुर में मराठी जो है आपको पता है, महाराष्ट्र में नेपाली आपको पता है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो नॉर्थ में जो भाग है जो नेपाल से जिसकी सीमा लगती है उस क्षेत्र में नेपाली बोली जाती है। ओडिया यदि हम बात करें तो उड़ीसा में पंजाबी, पंजाब में संस्कृति जो है, संस्कृत भी आपका जो है, जो हमारे दक्षिण का भाग है, दक्षिण के कुछ क्षेत्र हैं जिनमें संस्कृत बोली जाती है। इसके बाद भी यदि आप बात करें तो जो संथाली है, यहाँ पे एक ही भाषा जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है वो संथाली। देखो दोस्तों, ये जो संथाली है ये बिहार और आपका जो है झारखंड और जो आपका है पश्चिम बंगाल, इनका जो मध्यवर्ती क्षेत्र है तीनों का, इसके बीच में जो है वहां पर बोली जाती है। बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड का जो क्षेत्र है, तीनों का जो क्षेत्र लगता है उस क्षेत्र के बीच में जो क्षेत्र विशेष है वहां पर आपकी संथाली भाषा बोली जाती है। सिंधी आपको पता है, जो हमारे यहाँ सिंधी समुदाय है वो इस सिंधी भाषा का प्रयोग करता है। अमूमन आपको जो है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के समीप जो इलाके हैं वहाँ पर सिंधी भाषा का प्रयोग अधिक मिलेगा, क्योंकि सिंधी भाषा का प्रयोग सिंध प्रांत के लोग करते थे। इसके बाद में हम बात करें तमिल, तो देखिए तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है, और तेलुगु अभी हाल ही में हमने पहली अनुसूची जब पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, और उसके बाद में आपको मैं बता दूं इसी भाषा के आधार पर, इसी भाषा का बवंडर खड़ा हुआ और क्या किया गया, अलग से एक नया राज्य बना, और वो कौन सा बना, तेलंगाना, और उसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है, तेलुगु। ठीक है, उर्दू सामान्य हमारा जो मुस्लिम बहुल लोग जो हैं वो अधिकतर आप जानते हैं उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आपके सामने जो जो कन्फ्यूजन वाले शब्द थे मैंने उनको क्लियर करने का प्रयास किया, क्योंकि कई बार पूछ लेता है मलयालम भाषा, क्योंकि नाम से प्रतीत नहीं हो रहा है, बाकी सभी भाषाओं में नाम से प्रतीत हो जाता है कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जा रही है, कि ओडिया उड़ीसा में, पंजाब संस्कृत कहाँ बोली जाती है। अब संथाली अगर आपसे पूछ ले तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपसे पूछ ले बोडो कहाँ बोली जाती है, आपसे पूछ ले डोगरी कहाँ बोली जाती है, आपसे पूछ लेता है मैथिली कहाँ बोली जाती है। यानी कि जिन भाषाओं के सामने मैंने कोंकणी के सामने, इनके सामने भाषाओं का विस्तृत बताया है कि भाई ये भाषा कहाँ बोली जाती है, तो ये इसी कारण, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में काफी सवाल आपसे भाषाओं से संबंधित पूछ ले जाते हैं कि सुमेलित करो कौन सी भाषा कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। इस प्रकार के सवाल भी दोस्तों आपके आते हैं। तो यहां तक तो हमने बात कर ली आपकी पूरी की पूरी 22 की 22 भाषाओं की। अब देखो दोस्तों, यहीं पे एक बात और कर लेते हैं, हमारे यहाँ पर 6 भाषाओं को
हमारे भारत में 6 भाषाओं को सांस्कृतिक भाषा का दर्जा भी प्राप्त है। वे कौन सी भाषाएं हैं, आइए बात करते हैं। कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? 6 भाषाओं को। तो मैं थोड़ा सा यही लिख देता हूं, दिख रहा होगा, भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। अब ये 6 भाषाएं कौन सी हैं दोस्तों? देखो, इसकी भी एक बेहतरीन जो है ट्रिक है, आप इसको उतार लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा इधर ही बता देता हूं क्योंकि काफी नीचे हो जाएगा, तो अगर आप इसको उतार लीजिएगा फटाफट से, मैं ही बता देता हूं। ठीक है, जो ट्रिक है, देखो ये आपको बड़ा आसानी से याद होगी। TS के पास KTMO है। क्या है भाई? TS के पास KTMO है। मुझे पता है बहुत से लोग KTM लवर्स हैं, बहुत से लोगों को काफी अच्छा लगता है KTM गाड़ी चलाना। तो आप देखिए TS के पास KTMO है। अब देखिए, T से तमिल, S से संस्कृत, K से कन्नड़, T से तेलुगु, M से मलयालम और O से आपका ओडिया। कितनी होगी दोस्तों? 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए दोस्तों, क्या है, आप बोर्ड पे देखिए, TS के पास KTMO है, जिसके माध्यम से आप 6 भाषाओं को आसानी से याद कर सकते हैं। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया। तो आपसे कई बार पूछता है कि शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, तब आपको बताना है कितनी हैं? 6 है। और अनुसूची 8 में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, वो कितनी हैं? वो हैं 22 वर्तमान में। मूल संविधान में पूछता है तो 8। अब इसके बाद में कई बार आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाई ये जो भाषाएं हैं वो कब कब जोड़ी गई, तो इसको हम याद रख सकते हैं 2003, 2004, 2008, 2008, 2013 और 2014। देखिए दोस्तों, 3 4 3 4 और बीच में क्या है? 8। तो आप याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्लास काफी पसंद आई होगी। अगली क्लास में हम पुनः अनुसूची 9 लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,